जुलाई 2026 के आखिरी दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोदी सरकार से एक ऐसा चुभता हुआ सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब देते हुए सरकार के पसीने छूट गए हैं। मामला है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, उन्होंने सरकार की नीयत और उस कानून सीसी एक्ट 2023 की धज्जियां उड़ा दी जिसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को चुनाव आयोग की चयन समिति से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया था और ऐसा फैसला किया है जो नजीर बनने वाला है। आपको बता दूं कि ये उसी मैटर का फैसला हुआ है जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि चुनाव आयोग को सिर्फ स्वतंत्र होकर काम करना ही नहीं चाहिए बल्कि उसे स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। क्या चयन समिति में निष्पक्षता का कोई दिखावा भी नहीं होना चाहिए? न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। यह तो बहुमत की तानाशाही है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 2023 में एक ऐतिहासिक आदेश दिया था कि जब तक संसद का कोई नया कानून नहीं बनता तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 लोगों की एक समिति करेगी, पीएम, लोकसभा में एलओपी और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई। लेकिन मोदी सरकार को यह रास न आया। उन्हें एक स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं चाहिए था। उन्होंने संसद में बहुमत के बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए एक नया कानून पास कर दिया और सीजेआई की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को उस समिति में डाल दिया। अब इस नई समिति का गणित देखिए। इसमें 3 लोग हैं, एक पीएम मोदी, दूसरे उनके ही द्वारा चुने गए एक केंद्रीय मंत्री जैसे अमित शाह या कोई और तीसरे विपक्ष के नेता। यानी सरकार के पास पहले से ही 2-1 का बहुमत है। विपक्ष का नेता वहां सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह जाता है। क्या ऐसी समिति से जहां सत्ता पक्ष का दबदबा हो कोई निष्पक्ष चुनाव आयुक्त निकल कर आ सकता है? ये कोई थ्योरी नहीं है दोस्तों, इसका जीता जागता और खौफनाक प्रमाण हमें मार्च 2024 में देखा है जब मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति हुई थी। इस समिति में विपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। उन्होंने बाहर आकर जो खुलासा किया वो लोकतंत्र का सीना चीरने वाला था। अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और मैं उनके शब्दों को यहाँ कोट कर रहा हूँ, सरकार के पास नियुक्ति करने वाली समिति में बहुमत है। मुझे चयन समिति की बैठक से एक रात पहले 212 अधिकारियों की एक लिस्ट दी गई और फिर बैठक शुरू होने से मात्र 10 मिनट पहले मुझे शॉर्टलिस्ट किए गए 6 नाम थमा दिए गए। क्या किसी भी इंसान के लिए एक रात में 212 नामों की जांच करना संभव है? यह सब पहले से तय था। मैं जानता हूं कि सीजेआई वहां नहीं है। सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है ताकि केंद्र सरकार अपना पसंदीदा नाम चुन सके। जरा सोचिए, 10 मिनट में देश के चुनाव आयुक्त चुन लिए गए और इन्हीं ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल पर आज विपक्ष सबसे ज्यादा सवाल उठा रहा है। हाल ही में विपक्ष के 73 सांसदों ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए एक नोटिस तक दिया है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने तो एक लेख में यहां तक कह दिया कि ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं है बल्कि वो संवैधानिक विफलता है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि मौजूदा चुनाव आयोग का रवैया विपक्ष के प्रति अपमानजनक और पूरी तरह से सत्ताधारी दल के पक्ष में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का बचाव करने कौन आया? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए जो दलीलें दी वो सत्ता के गुरूर और अहंकार को दर्शाती हैं। तुषार मेहता ने अदालत में कहा, और मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, ये मान लेना उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद गलत मंशा से या लोकतंत्र के खिलाफ काम करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यालय की एक पवित्रता है। अगर प्रधानमंत्री के फैसले पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो क्या यह भी कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल चुनते समय भी किसी बाहरी व्यक्ति या पूर्वज से सलाह लें? तुषार मेहता की दलील सुनकर हर कोई हैरान था। मतलब सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं था। सरकार ये कह रही है क्योंकि हम सत्ता में हैं इसलिए हम पर अंधा विश्वास किया जाए, कोई सवाल ना पूछा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी उन्हें आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनवाई के दौरान अदालत
अदालत का जो रुख था वो साफ बता रहा था कि बात अविश्वास की नहीं बल्कि लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस की है। जस्टिस दत्ता ने तुषार मेहता को तुरंत जवाब दिया, हम यहाँ किसी मंत्री की नियुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, मंत्री तो पहले से ही मौजूद हैं। बात यह है कि जब पीएम अपने ही कैबिनेट से एक मंत्री को चुनते हैं तो ये 2-1 का समीकरण बन जाता है, 2 सरकार के पक्ष के और 1 विपक्ष के पक्ष में। ऐसे में चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगी? जब तुषार मेहता ने यह कहने की कोशिश की कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और क्या अदालत ये मानकर चल रही है कि चुनी हुई सरकार गलत ही करेगी, तो अदालत ने एक बहुत तीखा और करारा तंज कसा। अदालत ने कहा, जैसा कि आपने कहा कि जज ही जजों को चुनते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि क्या आजकल सच में जज ही जजों को चुनते हैं। यह एक बहुत बड़ी गहरी और व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी जो सीधे तौर पर मोदी सरकार के उस हस्तक्षेप की ओर इशारा कर रही थी जो न्यायपालिका और बाकी स्वतंत्र संस्थाओं के नियुक्तियों में करने की कोशिश कर रही है। अब आप पूछेंगे कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म होने का जमीनी असर क्या होता है? इसका सबसे ताजा और खौफनाक उदाहरण हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। चुनाव परिणामों के बाद ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार के गठजोड़ पर जो संगीन आरोप लगाए हैं वो किसी भी सच्चे भारतीय की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। जब बंगाल में धांधली की खबरें आई तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद ममता बनर्जी से मिलने उनके कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे। इसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। अखिलेश यादव के कड़े शब्द थे, मैंने अभी दीदी से मुलाकात की, जब चुनाव ईमानदारी से होते थे तब ममता जी जीतती थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग बीजेपी और उनके खुफिया तंत्र ने मिलकर चुनाव में ऐसा फ्रॉड किया है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। ये कोई चुनाव नहीं था, ये एक मल्टी लेयर्ड माफियागिरी थी। बूथों से एजेंट हटा दिए गए, गोलियों से वोटरों को डराया गया और चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी की मशीन बनकर काम कर रहा था। ये आरोप कोई हवाई नहीं है। खुद ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं पर वार हुए। चुनाव आयोग से बार-बार शिकायतें की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने जानबूझकर आंखें मूंद ली। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़े वर्गों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि जहां हार जीत का अंतर सिर्फ 3 से 5 हजार वोटों का होता है, वहां वोटर लिस्ट में हेर फेर करके चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर पूरी बाजी ही पलट दी। एक ऐसा आयोग जिसकी नियुक्ति में मोदी सरकार ने खुद के आदमियों को भरा है, वो आयोग विपक्ष की चीख पुकार क्यों सुनेगा? दर्द केवल 2 नेताओं का नहीं है, ये उन करोड़ों मतदाताओं का दर्द है जिन्हें लगने लगा है कि उनका वोट अब सुरक्षित नहीं है और सिस्टम पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र आया। पीठ ने याद दिलाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और उन पर जनता का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस चुनाव आयोग की कल्पना की थी वो एक ऐसी संस्था थी जो सरकार के दबाव से पूरी तरह मुक्त हो। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सत्ता के नशे में चूर सरकार कह रही है कि हम ही नियम बनाएंगे, हम ही चयन करता है, आप विश्वास करिए हम पर। राहुल गांधी भी पहले इस मुद्दे को उठा चुके हैं। उनका भी यही तर्क रहा है कि जब चयन समिति में सरकार ने अपने ही 2 लोग बैठा दिए हैं तो वहां विपक्ष के नेता का जाना ही क्या फर्क डाल देगा। राहुल गांधी और विपक्ष का यह डर आज साबित हो रहा है। यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई है जिसमें विपक्ष को सिर्फ रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल करने के लिए बुला लिया जाता है। दोस्तों, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और सरकार की इस मांग पर विचार कर रही है कि क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले को 5 जजों की बड़ी संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाए या नहीं। लेकिन इससे साफ है कि सरकार डर गई है और वो 5वीं बेंच के पास जाना चाहती है ताकि मामला कुछ और खींचे और कुछ और चुनाव हो जाए। सरकार चाहे कितनी भी कानूनी दलीलें दे दे कि प्रधानमंत्री की मंशा पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप निष्पक्षता के पैमाने पर इसे तौलेंगे तो हर मामले में यह मामला फेल नजर आएगा। आज सवाल सिर्फ एक चुनाव की हार जीत का
का नहीं है, सवाल इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का है। सुप्रीम कोर्ट की इन सख्त टिप्पणियों और अखिलेश ममता राहुल के चुनाव में माफियागिरी के आरोपों के बाद क्या आपको लगता है कि देश में अगला चुनाव पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से हो पाएगा? क्या चुनाव आयुक्त चुनने की समिति में भारत के सीजीआई को वापस लाया जाना चाहिए या फिर मोदी सरकार का 2-1 वाला बहुमत का फॉर्मूला सही है? अपने विचार बेखौफ होकर कमेंट बॉक्स में लिखे। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी खबरों।